यहाँ पुलिस वाले हमारी बेइज्जती करते हैं, नेता हमारा इस्तेमाल करते हैं, नेता हमारी बेइज्जती करते हैं, देश के लोग हमारा सम्मान नहीं करते। हम सम्मान के खातिर इस देश के लिए जान कुर्बान कर सकते। हमें पैसा नहीं चाहिए, वन रैंक वन पेंशन नहीं चाहिए, लेकिन सैनिकों का इस्तेमाल करना बंद कर दो। हमें इज्जत चाहिए, हम देश के लिए हमारी पीढ़ियों ने कुर्बानी दी है। उठा करके जो डिफेंस पे कमीशन हमारा खत्म किया और सिविल पे कमीशन में लेके आए, तो धीरे धीरे करके हमारे जो दूसरे काउंटर पार्ट है सिविल में, अपने प्रमोशन उन्होंने तेज कर लिए, उनकी बेसिक तेज हो गई और हम जूनियर बनते चले गए। आज मैं आपको बताऊं, मैं पुलिस स्टेशन पे भी जाऊं तो मुझे कुर्सी ऑफर नहीं होती है कर्नल होने के बाद भी। ये है मेरी सबसे बड़ी, मुझे पैसा नहीं चाहिए, इज्जत चाहिए और इस देश को इज्जत करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो आपकी सेना लड़े तो इज्जत करवाओ, इन नेताओं से करवाओ, इन ब्यूरोक्रेट से कराओ, पुलिस से कराओ, इज्जत करानी पड़ेगी आपको। जय हिंद दोस्तों, आज एक बहुत बड़ा वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। और यह है नेशनल टीवी के ऊपर, नेशनल चैनल के ऊपर एक बहुत बड़ी डिबेट हो रही है। क्या अब सैनिकों का इस्तेमाल होने लगा है, सैनिकों का राजनीतिकरण होने लगा है? और उन्होंने कहा है आखिर सेना चुप क्यों है, सेना बोलती क्यों नहीं? आज उन्हें हमारे फील्ड मार्शल मानिक शाह साहब की याद आ गई। आज हमें वैसा लीडर चाहिए जिसने इंदिरा गांधी जी को चुप करा दिया था, अपना इस्तीफा फेंक दिया था, बोला लो मेरे से नहीं होता, मैं करूंगा तो अपने तरीके से करूंगा। आज की स्थिति में मैं तैयार नहीं हूं। आज मैं आपको मानिक शाह साहब का वो वीडियो भी दिखाऊंगा, बिल्कुल जो उन्होंने अपने मुंह से कहा है। और इस वीडियो पर कि आखिर ये बात चर्चा किस बात की दोस्तों, और ये चर्चा आप देख सकते हो कि बहुत सारा पैनल बैठा है, और जहां पर मेजर जनरल रिटायर्ड विशंबर दयाल साहब हैं, और मेजर जनरल रिटायर्ड एजीबी जैनी साहब हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर साहब हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड जगदीप दहिया साहब हैं, और कर्नल रिटायर्ड दिनेश नैन साहब हैं। ये सभी रक्षा विशेषज्ञ हैं। एक रक्षा विशेषज्ञ का पैनल है कि आखिर सेना चुप क्यों है, सेना बोलती क्यों नहीं है? आखिर सेना के साथ ये जो राजनीतिक हो रहा है कि राजनीतिक प्रचार करेंगे, सेल्फी पॉइंट लगाएंगे, सरकारी योजनाओं का छुट्टियों में जवान प्रचार करेंगे, इसके ऊपर आहत होकर कहा है, आप सुनकर हैरान जाओगे। कर्नल दिनेश नैन साहब ने जो बात कही है, सच बता रहा हूं, मेरे आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा है कि लगातार सेना का इस्तेमाल किया जा रहा है, डिग्रेडेशन किया जा रहा है। लोग आज जो यंगस्टर है नौकरी छोड़ के जाते हैं, एटीएम के बाहर खड़े हैं, होटलों के बाहर खड़े हैं। आखिर ये कौन सी रेस्पेक्ट है? और यहाँ पे हम कहीं जाते हैं, पुलिस वाले हमें चेयर तक नहीं देते, हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ रेवेन्यू किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, कोई इज्जत नहीं है। सेना को 1973 से डिग्रेड किया जा रहा है। उससे पहले 71 का युद्ध था, मानिक शाह साहब ने दिखा दिया था कि सेना सर्वश्रेष्ठ है, और लोगों ने साजिश के तहत हमें डिग्रेड किया। हमारा डिफेंस पे कमीशन था, उसको रद्द करने के बाद लगातार हमारा शोषण किया जा रहा है, और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ अनुशासन है। अनुशासन के नाम पर हमें चुप किया जाता है कि हम अनुशासित हैं, देश पहले है। अरे ऐसी नौकरी को लानत है, कोई नौकरी में नहीं जाएगा। कोई अग्निवीर उन्होंने कहा कि 50% छोड़ के जा रहे हैं, भाग रहे हैं। नहीं चाहिए ऐसा सिस्टम, नहीं चाहिए ऐसी नौकरी। कोई अपने बच्चे को नहीं भेजना चाहता, जहां पर पेंशन भी बंद कर दी। और अभी देखा कि एक अग्निवीर की शहादत हुई है, या उसने सेल्फ सुसाइड किया है, लेकिन मामला कैसा है, उसके ऊपर कितनी राजनीति हो रही, शर्म की बात है। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि बहुत सारे सीनियर सेना के अधिकारी आज इस पार्टी की बात करते हैं, उस पार्टी की बात करें, किसी में भी वो दम नहीं है कि आखिर सेना की बात कहे, सच्चाई की बात कहे, अग्निपथ की बात कहे, अग्निवीर की बात कहे, सेना के साथ जितने लगातार प्रयोग हो रहे हैं उनकी बात कहे कि सेना डिग्रेड हो रही है। और ये बात सारी उन्होंने कहा है दोस्तों, बिल्कुल मैं आपके सामने जनरल मानिक शाह के ऊपर उन्होंने बात कहा है कि लगातार डिग्रेड किया जा रहा है। 71 युद्ध का उन्होंने एक हवाला दिया, और हवाला क्या दिया जरा आप देखिए। मैं आपको हेडिंग दिखाना चाहता हूं आपके सामने। हर तरीके से आपने सेना को डुबो दिया, क्या करेगा सैनिक? भारतीय सेना का वो शेर जिसने इंदिरा जी के आदेश को मानने से कर दिया था इनकार, बिल्कुल ये, और अपना इस्तीफा फेंक दिया था, बोला नहीं चाहिए ऐसी नौकरी, नहीं चाहिए, मैं अभी तैयार नहीं हूं। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि 71 मार्च में माननीय इंदिरा जी ने जनरल मानिक शाह साहब को बुलाया कि अभी आपने पूर्वी पाकिस्तान में अटैक करना है, आपकी भारतीय सेना को कहो रेडी हो जाए। उन्होंने बोला अभी मैं इस परिस्थिति में नहीं है, अभी मानसून है, ना ही तुम्हारी एयरफोर्स रेडी है, ना हमारी आर्मी रेडी है,
हम पहले इनकी ट्रेनिंग करेंगे, वहां की चीजों को समझेंगे, जानेंगे, प्लान करेंगे और आपको रिजल्ट 100% देंगे, रिजल्ट देंगे। लेकिन अभी नहीं, वो गुस्सा हो गई और उन्होंने सारे मंत्रियों को बोला कि इनको मनाइए। सभी मंत्री जो अपने मुंह से कह रहे हैं साहब, जगजीवन राम और कईयों का नाम ले रहे हैं, उन्होंने कहा मान जाइए। बोला मैं नहीं मानता, मैंने एक बार कमिटमेंट कर दिया। और गुस्से में जाके जनरल मानिक साहब जाते हैं, इंदिरा गांधी के सामने बैठ जाते, इस्तीफा डाल देते हैं। उन्होंने कहा कि संभालिए, मैं इसके काबिल नहीं हूं, मैं नहीं कर सकता, जब मैं करूंगा तो आपको वादा कर रहा हूं कि मैं जीत दिला के आऊंगा। और वो जीत उन्होंने 14 दिन में डाल करके उनके कदमों पर डालती थी। 93,000 लोगों को सरेंडर किया था और एक बिल्कुल ऐतिहासिक जीत थी और सेना की बल्ले बल्ले हो रही थी। और फील्ड मार्शल साहब जो आज देश की धरोहर है, हमारे सेना के हीरो हैं, लीजेंड हैं, जो भी उनसे आप कहिए, सब कोई दिल के चहेते हैं, तभी उनको शेर कहा जाता है। उनका ये वीडियो आपने जरूर सुनना है, देखना है और कमेंट्स करना है कि आज की परिस्थिति में क्या ऐसे सेना नायक की जरूरत है जिनके अंदर करेज हो, साहस हो, सच बोलने का करेज हो। धन्यवाद दोस्तों। In 1970, when General Yahya Khan put all the pressure on East Pakistan as it was then, and refugees started coming to India. I remember the date very well, 28th of April. I was summoned. I had a very strong Prime Minister and Mrs. Gandhi, who ranted and raved at me. He said, "What are you doing about it? I've got so many refugees. What are you doing about it?" And I said, "Nothing." And she said, "I want you to go in and take action." And I said, "Do you know what that means, Prime Minister?" And she said, "No." I said, "It means war." And she said, "I don't mind if there's war." I'm not ready. I'm not prepared. It is not the right time to go in. The monsoon will break very shortly, and the whole of East Pakistan will be a swamp. I will not be able to operate. The Air Force will not be able to operate. April is a month when we gather, glean the harvest, and the Agriculture Minister was Mr. Fakhruddin Ali Ahmed, and I said, "I will require every railway wagon, I will require every train, I will require all the road space to move my troops, and you will not be able to move your harvest. And then if there is a famine, don't blame me." And I said, the passes in the Himalayas start opening now, the snow melts. And then if the Chinese give us an ultimatum, I will have to fight on two fronts. And then the External Affairs Minister, the Khalsa, Sardar Swaran Singh said, "Do you think China will give ultimatum?" And I said, "You are the foreign minister, you tell me." And then my own minister, Jagjeevan Ram, who couldn't call me Sam, who used to call me Sham. He said, "Sham, maan jao na." I said, "You can manne ki baat hai? I'm telling you what the facts are." And I said, "If you want me to do this, Prime Minister, I guarantee you 100% defeat. Now, Prime Minister, give me your orders." And there was dead silence. And she turned around and said, "The cabinet will meet at 4 o'clock. This happened at 10:30 in the morning. So, as the cabinet ministers walked out, I being the junior most man there, was the last to go, she said, "Chief, will you stay behind?" So I shut the door and I said, "Prime Minister, before you speak, do you wish me to send in my resignation on grounds of health, mental or physical?" I said, "Oh, sit down." He said, "Everything you told me correct?" I said, "It's my job to fight. It's my job to tell you." So she said, "All right, you know what I want?" And I said, "Yes, I know what you want. And I must be allowed to do it my own way." And she said, "All right, you know what I want." So ladies and gentlemen, there's a very thin line between becoming a field marshal and being dismissed. I just gave you an illustration of moral courage. Of course, I didn't worry very much because my wife had money. If I'd gone, she would have looked out.